दिन दोस्तों, स्वागत है वे टू स्काई सिलेक्शन अड्डा में। दोस्तों, अगर यूपी टेट में अच्छे नंबर लाने हैं तो ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़िए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख पाएंगे आप 2021 के मैंने सभी प्रश्नों को ईवीएस के लिए। ठीक है दोस्तों, आज की जो क्लास होगी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए हम दोस्तों अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हमारा सेशन अच्छा लगेगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला प्रश्न, आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन है पहला छत्तीसगढ़, दूसरा है झारखंड, तीसरा है बिहार, चौथा है आपका उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होने वाला है उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, जो उत्तराखंड है यहाँ पे चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी और कब हुई थी? 1973 में ये आपकी जो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, जो चिपको आंदोलन था यहाँ पे पेड़ों की रक्षा के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, ठीक है दोस्तों, इसकी रक्षा के लिए चिपको आंदोलन चलाए गए थे। और इसमें जो और ये कहाँ पे हुआ था? जो जिला था, ये जिला आपके याद रखिएगा थोड़ा सा, चमोली जिला। कौन सा था? चमोली जिला। और गांव कौन सा था? आप गांव को जान पाओगे तो रेड़ी गांव था। ठीक है, यहाँ पे रेड़ी गांव था और ये आपके कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ, जो उत्तराखंड है पहले ये यूपी का हिस्सा हुआ करता था। अब ये जो यूपी से जो उत्तराखंड अलग हुआ था, ये 9 नवंबर 2000 को ये अलग हुआ था। ठीक है दोस्तों, और ये 13 पहाड़ी जिलों को काट के बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आई थिंक इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे चिपको आंदोलन के जो मुख्य नेता थे, आप याद रखिएगा इनका नाम। पहला था सुंदरलाल बहुगुणा थे, और दूसरा थे चंडी प्रसाद भट्ट थे, और तीसरा गौरा देवी थी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो आपका सेकंड नंबर आप देख पाओगे, यहाँ पे प्रश्न लिखा है, वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख पाओगे यहाँ पे पहला विकल्प लिखा है आपका आयन मंडल में, बी नंबर में मध्य मंडल में, सी है समताप मंडल, और डी है आपका क्षोभ मंडल। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे विकल्प नंबर सी, समताप मंडल में ओजोन का संकेंद्रण सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, ओजोन जो बनता है कैसे बनता है? O2 प्लस O के मिलने से आपका O3 का निर्माण होता है, अर्थात यहाँ पे ओजोन का निर्माण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा जो ये इसका जो क्रम है आप यहाँ पे देख पाओगे, जो क्रम होता है इसका, यहाँ पे पहले होता है आपका क्षोभ मंडल होता है, फिर आपका होता है यहाँ पे समताप मंडल होता है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, फिर उसके बाद आपका आता है ये तीसरा मंडल होता है आपका, कितना होता है यहाँ पे? चौथा मंडल होता है। और जो पांचवा मंडल होता है आपका बाह्य मंडल होता है। क्या होता है? बाह्य मंडल। ठीक है दोस्तों, ये बाह्य मंडल होता है आपका पांचवा मंडल। ठीक है दोस्तों, जो क्षोभ मंडल होता है इसमें मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, और समताप मंडल ये जैसे क्या होता है? वायुयान हो गया, इन सब के लिए सुटेबल होता है। मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल होता है, और आयन मंडल में रेडियो तरंगे का परावर्तन होता है। ठीक है, यहाँ पे इसमें रेडियो तरंगों की मदद मिलती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो बाह्य मंडल होता है इसमें जो आप सैटेलाइट वगैरह देख पाओगे तो इसी मंडल में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी जानकारी आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। तो चलिए हम चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे जो आपका यहाँ पे तीसरा प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पे आपका तीसरा प्रश्न आपका है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। मतलब कि ग्रीन पीस मुख्यालय का इंटरनेशनल कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दूसरा पहला ऑप्शन यहाँ पे है नागासाकी में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में और न्यूयॉर्क में। देखिए यहाँ पे चारों विकल्प जो दिए गए हैं, तो आपका जो विकल्प नंबर यहाँ पे होगा सी, एम्स्टर्डम में होगा। और एम्स्टर्डम में कहाँ पे? नीदरलैंड में। कहाँ पे? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में है। ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल मुख्यालय स्थित है। ठीक है, और यह जो क्या होता है, ये इंटरनेशनल जो बनाया गया ग्रीन पीस किस लिए बनाया गया था? ध्यान रखिए, यह एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है जो पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, जंगलों और समुद्री जीवों की सुरक्षा के लिए काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ।
आप लोग सेशन पे बने रहिए, पूरा वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए ताकि आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन आ जाए। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख पाओगे नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न लिखा हुआ यहाँ पे है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो पहला विकल्प है आपका 11 दिसंबर 2002 और बी नंबर आपका है 16 अक्टूबर 1990, सी ऑप्शन है 10 दिसंबर 1980, डी ऑप्शन है 11 मई 1972। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए बायोडायवर्सिटी जो भारत में संसद में पारित हुआ था 11 दिसंबर 2002 को पारित हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये आपका विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। ध्यान रखिए यहाँ पे जो जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है आपको 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोगों की जानकारी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ देख पाएंगे आपका 5वां नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, घास भूमि क्षेत्र परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। ठीक है, सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन सा होता है? देखिए यहाँ पे पहला जो विकल्प लिखा है शाकाहारी व मांसाहारी दोनों, दूसरा है जीवाणु, तीसरा है मांसाहारी, चौथा है आपका शाकाहारी। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर सी, मांसाहारी सबसे ज्यादा उच्च स्तर पे होता है। यहाँ पे ट्रायंगल पे देखेंगे तो यहाँ जो शीर्ष पे बैठा रहेगा आपका मांसाहारी बैठा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे आपका रहा 6वां नंबर प्रश्न। यहाँ पे आप देख पाओगे निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों देखिए जैविक घटक क्या होता है। जैविक घटक, जैविक घटक आप देख पाओगे यहाँ पे क्या होता है। जैविक घटक जिसमें लिविंग थिंग्स रहते हैं, ठीक है, जिसमें जीवन हो। अजैविक घटक क्या होता है? अजैविक घटक उसमें जिसमें जीवन न हो, नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे लिविंग थिंग्स में आप देख पाओगे पेड़ पौधे हो जाएंगे, ठीक है, जानवर हो जाएंगे, मनुष्य हो जाएंगे जिसमें जीवन व्याप्त हो, ठीक है, कवक हो जाएगा, फंजाई हो जाएगा, ये सब चीजें हो जाएंगे। अजैविक घटक में जिसमें जीवन व्याप्त न हो, जैसे क्या हो सकते हैं, पर्वत, पहाड़, नदियां, झील, ये सब चीजें क्या हो जाएंगे आपके, जैसे प्रोटीन हो गया, फास्फोरस हो गया, सब चीजें अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से आप देख पाओगे तो आपका यहाँ पे पहला विकल्प लिखा है फास्फोरस, लिखा है कवक, लिखा है प्रोटीन, लिखा है और मृदा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होने वाला है विकल्प नंबर बी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है जिसमें जीवन व्याप्त, मतलब कह रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कवक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे अब चलते हैं हम लोग 6वें नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, आपका यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है। कृषि के लिए सबसे पर्यावरण संरक्षण की सहायता कौन सी हो सकती है। तो यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे लिखा है जैविक खेती, दूसरा लिखा है अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे लगाना, शिफ्टिंग खेती। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे दोस्तों देख पाएंगे तो आपका यहाँ पे जैविक खेती सबसे ज्यादा उपयोगी मानी जाती है पर्यावरण संरक्षण के लिए, जिसमें हम खादों का प्रयोग सबसे क्या करते हैं, कम करते हैं। ठीक है, नाम आता है। ठीक है, और यहाँ पे जैविक खेती जो होती है, ठीक है, बहुत ही मृदा के लिए बहुत ही उपयोगी भी होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, और हमारे वीडियो स्काई सिलेक्शन अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है अम्लीय वर्षा संबंधित है। अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है बोरिक अम्ल से, एसिटिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग समझ पाइए यहाँ पे अम्लीय वर्षा होती क्या है। ठीक है, अम्लीय वर्षा वह वर्षा होती है जिसमें अम्ल एसिड की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है। सामान्य से क्या हो जाती है, अधिक हो जाए तो वहां पे क्या हो जाती है, बताओ, यहाँ पे अम्लीय वर्षा हो जाती है। अम्लीय वर्षा जो होती है यहाँ देखिए किससे संबंधित है, तो यहाँ पे आपका विकल्प नंबर सी, यही आपका आंसर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड से है। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है H2SO4 होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब देखो जो अम्लीय वर्षा होता है
ये मृदा के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। ठीक है, पेड़ पौधों के लिए भी बहुत हानिकारक होती है। मृदा की उर्वरता को क्या कहती है, बहुत कम कर देती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ये अम्लीय वर्षा का निर्माण कैसे होता है, ध्यान रखिए दोस्तों। कारखानों, वाहनों और बिजली घरों से निकलने वाली गैसों वायुमंडल में जाकर पानी की बूंदों से मिलती हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का जो फार्मूला होता है HNO3 होता है। ठीक है दोस्तों, ये सल्फ्यूरिक एसिड और क्या है नाइट्रिक अम्ल से क्या करती है, यहाँ पे बनाती है। ठीक है, फिर ये वर्षा के साथ धरती पे गिरती है। ठीक है, और जो क्या होती है, ये अम्लीय वर्षा जो होती है, रेन एसिड जो होता है यहाँ पे, ये बहुत ही हानिकारक होती है। इसी के कारण आप देख पाओगे यहाँ पे जो ताजमहल का जो रंग है वो क्या पड़ने लगा है, फीका होने लगा है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे 9वां नंबर आप प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे, कह रहा है WWF से आशय, मतलब इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, WWF का क्या कर रहा है, यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाओगे पहला विकल्प लिखा वर्ल्ड वाच फंड लिखा है, दूसरा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड लिखा है, और तीसरा लिखा है वर्ल्ड वार फंड लिखा है, चौथा है आपका वर्ल्ड वाइड और फंड लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे है विकल्प नंबर बी, यही आपका राइट आंसर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यही है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो मुख्यालय है, ठीक है, इसका जो मुख्यालय आपका ग्लैंड में है। ग्लैंड कहाँ पे है आपका, ये जो शहर है आपका, ये स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है दोस्तों, ये स्विट्जरलैंड में है। और जो इसकी जो स्थापना की गई थी, WWF की स्थापना जो की गई थी 1986 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, आई थिंक बढ़िया से समझ में आ गया। ठीक है, आइए देखिए हम लोग दोस्तों अपने हम जो ऑप्शन है उसके बारे में डिटेल्स की जानकारी आप लोगों को देते जाए, ताकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके आए तो वो छूटे ना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका जो 10वां नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, यहाँ पे देख पाओगे फूलों की घाटी अवस्थित है, मतलब फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है। पहला ऑप्शन है उत्तराखंड है, दूसरा है सिक्किम में है, तीसरा है हिमाचल प्रदेश में है, चौथा आपका पंजाब में है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपका इसका राइट आंसर होने वाला है, सभी को पता होगा आई थिंक, उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहते हैं और साइलेंट वैली आपको केरल को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम चलते हैं हम 11 नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे भारत में निम्नलिखित, यहाँ पे लिखा है आपका जो पहला नंबर, यहाँ पे आपका 11 नंबर प्रश्न लिखा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है सर्वे ऑफ इंडिया पहला ऑप्शन है, दूसरा है केंद्रीय जल आयोग है, तीसरा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, और चौथा है ग्रीन ट्रिब्यूनल है। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका सी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसी की आखिरी एजेंसी होती है जो इसकी जांच करने के लिए होती है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ, मतलब 12वें नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपका लिखा है कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। जो कोटोपाक्सी ये क्या है, एक ज्वालामुखी का नाम है, ये कहाँ पे स्थित है ये पूछा आपसे। पहला देखिए यहाँ पे है आपका रॉकीज में, एंडीज में, हवाई में, सिलिसिल में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला राइट इसका विकल्प नंबर बी है, एंडीज। ये एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। और ध्यान रखिए दोस्तों, ये सबसे जो क्या होती है, ये दुनिया की सबसे ऊंची सफेद ज्वालामुखी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। यहाँ पे आपका 13 नंबर प्रश्न देखेंगे पाएंगे, यहाँ पे लिखा है तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए पहला लिखा है सिंधु, दूसरा लिखा है यमुना, तीसरा लिखा है ब्रह्मपुत्र, चौथा लिखा है यहाँ पे गंगा। ठीक है दोस्तों, तिब्बत में इसे हम सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, और जब भारत में इंटर करती है, भारत में जब इंटर करती है तो इसको हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो विकल्प नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम 14 नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे आप 14 नंबर प्रश्न देख पाओगे। ठीक है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण सबसे सर्वाधिक किस राज्य में है भारत के। यहाँ पे आपका लिखा है पहला पश्चिम बंगाल है, दूसरा बिहार है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा आपका विकल्प लिखा है उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका ए है, पश्चिम बंगाल में
आर्सेनिक द्वारा सबसे ज्यादा जल प्रदूषण होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आप 15 नंबर क्वेश्चन को देख पाएंगे। यहाँ पे लिखा है भारत में सर्वाधिक भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है पश्चिमी घाट में तो दक्कन पठार है, यहाँ पे शुष्क क्षेत्र कैसा है, तो यहाँ किसके कारण होता है, देखो कैसे होता है। यहाँ पे लिखा है दाब के प्रभाव द्वारा, रैन शैडो प्रभाव द्वारा या प्रभाव से, उच्च दुर्गंधता प्रभाव से, निम्न ताप प्रभाव से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपका इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे विकल्प नंबर बी, ये आपका सही होगा। रैन शैडो प्रभाव के द्वारा होता है। देखो रैन शैडो प्रभाव क्या होता है, इसमें जब किसी पर्वत के एक तरफ अधिक वर्षा होती है और दूसरी तरफ बहुत कम वर्षा होती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पे रैन शैडो प्रभाव कहते हैं। एक तरफ ज्यादा वर्षा हो, एक तरफ वर्षा क्या बहुत कम हो, उसे हम क्या बोलते हैं रैन शैडो प्रभाव कहते हैं। और ये कहाँ पे आपके पश्चिमी घाट के दक्कन में है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, अभी आप लोगों ने कितना सही किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग जो 16 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। देखिए कब आया था यहाँ पे वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए पहला विकल्प लिखा है 1975 में, 1972 में, 1962 में, 1960 में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होने वाला है विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 1972 में ये अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, कौन सा अधिनियम, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड और क्वेश्चन होगा उसको मैं आगे लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न लिखा है वायुमंडल की, यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न आप फिर से देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखा है वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्राप्त इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। ठीक है, सौर विकिरण किसे कहलाते हैं, मतलब किससे हम कहते हैं। अब देखो किसको डाला होता है यहाँ पे, पहला देखो यहाँ लिखा उष्मा बजट, दूसरा लिखा सौर स्थिरांक, तीसरा लिखा सौर ऊर्जा, डी नंबर लिखा है शुद्ध ताप। ठीक है यहाँ पे, तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे इसका विकल्प नंबर डी आपका कौन सा है, सूर्य ताप के द्वारा होता है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आप देख पाओगे 18 नंबर प्रश्न, किस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य लिया गया है, माने किस देश से जो मौलिक कर्तव्य लिया गया है संविधान में अपने। तो यहाँ पे जो विकल्प नंबर ए दिख पाओगे यहाँ पे यूएसएसआर में, यूएसए से, यूनाइटेड किंगडम से, जर्मनी से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पाओगे जो आपका राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होने वाला है आप देख पाओगे यूएसएसआर, ये जो मौलिक कर्तव्य लिया गया था यूएसएसआर से लिया गया। ठीक है, और यूएसए से जो आपका है यहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट लिए गए हैं। फंडामेंटल जो राइट लिया गया है कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। ठीक है, तो इसका जो विकल्प नंबर ए होगा यही आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न लिखा हुआ है, लिखा है एलपीजी के संदर्भ में क्या शर्त है। मतलब यहाँ पे देखो ये प्रश्न जो है विवादों में रहा हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका आंसर आपका यहाँ पे होगा मीथेन उत्सर्जन करने वाला होगा। ठीक है, एलपीजी जो ये कथन है यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे जो असत्य कौन सा कथन हो सकता है, मीथेन उत्सर्जन करने वाला। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सबसे पहले इससे रिलेटेड कौन से प्रश्न बन सकते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ठीक है, और ये कैसे मतलब बनता है, ब्यूटेन और प्रोपेन के मिश्रण से ये बनता है। ठीक है, ब्यूटेन और किससे, प्रोपेन के मिश्रण से ये बनता है। ठीक है, और एलपीजी सिलेंडर में जो गंध हमको महकता है, ठीक है, जो गंध हमको महसूस होता है उसमें कौन सा किस चीज का मिश्रण होता है, ध्यान रखिए यहाँ पे उसमें क्या मिलाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो मिलाया जाता है एथाइल मरकैप्टेन। ठीक है, क्या मिलाया जाता है, एथाइल मरकैप्टेन। ठीक है, इसी का मिश्रण किया जाता है एलपीजी गैस में। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, आइए यहाँ पे देखिए आपका जो 20 नंबर क्वेश्चन है, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। देखिए यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक, दूसरा है उत्पादक व उपभोक्ता, और तीसरा है जैविक तथा अजैविक पदार्थ, चौथा है पौधे तथा जल। तो जो इसका आपका राइट आंसर है यहाँ पे आपका विकल्प नंबर ए ही आपका सही है,
उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न लिखा हुआ है, देशांतर दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। मतलब देशांतर जो दूरी होती है कितने 1 घंटे के बराबर होती है, यह पूछा है। तो विकल्प नंबर यहाँ पे आपका ए ही सही हो जाएगा, 15 डिग्री, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न आप देख पाओगे, लिखा है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है डॉक्टर विटाकर ने, डॉक्टर ओडम ने, डॉक्टर ए जी टांसले ने, डॉक्टर आर डी मिश्रा ने। तो इसका जो राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, ए जी टांसले ने इकोसिस्टम का शब्द का प्रयोग सबसे पहले इसका किया था। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। जहां पे आपका लिखा है नेक्स्ट नंबर प्रश्न, लिखा है ध्रुव तारा कहाँ जाता है। ध्रुव तारा किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे जो ऑप्शन के आधार पे देख पाओगे, यहाँ पे पश्चिमी तारे को, पूर्वी तारे को, दक्षिणी तारे को, उत्तरी तारे को। तो हम विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पे आपका सही होगा। उत्तरी तारे को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस सेशन को अच्छे से देखेंगे तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा और एग्जाम में अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि पिछली बार जो यूपी टेट हुआ था उसमें ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही उठा के दे दिए थे, रिपीट किए थे। तो रिपीट क्वेश्चन कर सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को देखिए और अच्छे से एनालिसिस कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आप देख पाओगे 24 नंबर प्रश्न, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पे देख पाओगे भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, यहाँ देखिए विकल्प नंबर लिखा है 1985 में, 1973 में, 1981 में, 1972 में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी, यहाँ पे 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। और जो अधिनियम आया था इसका, अधिनियम आया था, अधिनियम 1972 में। ठीक है, और शुरुआत 1973 में की थी। ठीक है दोस्तों, विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पाओगे जो 25 नंबर सवाल है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, पहला यहाँ पे गुजरात में, तमिलनाडु में है, मध्य प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल। तो आपका जो राइट आंसर होगा इसका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जहां पे विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो मैं अभी आप लोगों के ये जो प्रीवियस से सॉल्व करा रहा हूँ, अभी इससे रिलेटेड मैं आप लोगों से इसके टॉपिक से कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा और इस टॉपिक को पूरा ईवीएस करा दूंगा। ठीक है, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से नंबर ला सकें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे चलते हैं हम 26 नंबर सवाल। देखिए यहाँ पे 26 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है लखनऊ समझौता, यहाँ पे लिखा है सॉरी, लखनऊ समझौता 1916 किन 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 के मध्य हुआ था, किन दो के मध्य हुआ था। ठीक है, पहला लिखा है यहाँ पे नरम दल व गरम दल, ब्रिटिश व भारतीय, और हिंदू व मुस्लिम, कांग्रेस व मुस्लिम। तो ध्यान रखिए यहाँ पे जो लखनऊ जो समझौता हुआ था, यहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम के बीच ये समझौता हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये आपका विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ लिखा है 27 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है, जंगली लिखा है, आप देखिए जंगली गधों का अभ्यारण्य कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पे है ये, आज देखते हैं, बिहार में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में। तो यहाँ पे आपका विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे है, कच्छ के रण में, कच्छ के रण में। ठीक है, यहाँ पे और ये जो है कच्छ जो होता है भारत का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला। ठीक है, सबसे बड़ा जिला। ठीक है, कौन सा है यहाँ पे, कच्छ का रण। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न लिखा है, कार्बन डेटिंग संबंधित है, कार्बन डेटिंग संदर्भित है। ठीक है, इससे रिलेटेड यहाँ पे लिखा है, इनमें से सभी श्वेत पत्र तथा लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग किया, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों सामग्रियों की आयु मापन के लिए, चट्टानों की शक्ति मापन के लिए। तो ध्यान रखिए, पुरानी चीजों का पता लगाने के लिए, हड्डियों का पता, सामग्रियों का पता लगाने के, उसकी आयु मापने के लिए हम इसका प्रयोग कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। तो विकल्प नंबर आपका सी आपका सही हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों। अब चलिए चलते हैं 29 नंबर सवाल की तरफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है संविधान सभा के कब राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था। ठीक है, तो यहाँ हम देखिए पहला विकल्प लिखा है 13 नवंबर 1949 को, 21 मई 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 20 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका है विकल्प नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था और संविधान सभा ने। अच्छा, राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, तो आपको पता होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं लास्ट नंबर प्रश्न आपका तीसरा 30 नंबर जो क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। ठीक है, यहाँ पे पूछा ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछा है, वातावरण में सबसे अधिक उपस्थित है। ध्यान रखिए यहाँ पे जो ग्रीन हाउस गैस जो होती है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यहाँ पे सबसे ज्यादा उपस्थित होती है ग्रीन हाउस गैस में। ठीक है, अपने वायुमंडल की बात किया जाएगा सबसे ज्यादा की जो गैस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे नाइट्रोजन की अधिकता कितनी होती है, N2 की अधिकता 78% होती है। ठीक है दोस्तों, आगे सुनिए। ठीक है, आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और एक लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब चलिए हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में और भी एकदम अच्छे से क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय, टेक केयर। ठीक है दोस्तों।